Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will speak about the 12th video of the mock test series of the UPSC preliminary examination. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. With reference to the positive pay mechanism introduced by RBI of India, Reserve Bank of India recently considered the following statement. It will add an extra layers of security to reduce check related frauds. अगर पॉजिटिव पे मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डाल देगा जो चेक बाउंस होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं. सेकंड है, दिस फैसिलिटी इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल अकाउंट होल्डर इशूइंग चेक्स ऑफ एनी अमाउंट. कोई भी अमाउंट का अगर चेक डालते हैं तो उनके लिए ये फैसिलिटी देता है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. अगर फ्रेंड्स आप साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको एग्जामिनेशन जैसा फील होगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका सॉल्यूशन ए है. RBI decided to introduce a new rule for check payment known as the positive pay mechanism from January 1st, 2021. First statement correct है. It is a fraud detection tool adopted by the banks to protect customer against the forged, altered or counterfeit checks. मान लो forged है, नकली है, altered है, चेंज किया हुआ है, counterfeit है, कोई बिल्कुल फेक चेक है, तो इट क्रॉस वेरीफाई ऑल द डिटेल्स ऑफ द इशूड चेक बिफोर फंड्स आर इनकैश्ड बाय द बेनिफिशरी. इट इज़ एन एडिशनल सिक्योरिटी फीचर अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेक ट्रंकेशन सिस्टम, CTS बोलते हैं. CTS इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक इशूड बाय ए ड्रॉअर एट सम पॉइंट बाय प्रेजेंटिंग बैंक एंड रूट टू द पेइंग ब्रांच बैंक ब्रांच. मतलब अगर CTS सिस्टम से वापस पैसा चला जाता है जिसके अकाउंट से निकलता है, तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर जोड़ दी उसमें. अगर चेक बाउंस वगैरह होते हैं तो उसके लिए तो पॉजिटिव मैकेनिज्म बोलते हैं उसको. सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इट इंश्योर दैट वेरी हाई वैल्यू चेक वैल्यूड एट 50,000, 50,000 रुपये से अगर ज़्यादा है तो, एंड अबो इज क्रॉस चेक विद द डिटेल प्रोवाइडेड बाय द इशूइंग पार्टी और एन इंडिविजुअल. It is not mandatory for all accounts as availing of this facility is at discretion of the account holder. However, bank may be considered making it mandatory in case of checks for amount of 5 lakh and above. 5 लाख से अगर ऊपर होगा तो मैंडेटरी भी बना देंगे. बाकी सब के लिए मैंडेटरी नहीं है. 50,000 से नीचे की चेक की कोई तहकीकात नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Consider the following statements with regards to rare earth elements. First है, they are abundantly present in the earth crust. Second है, they are primarily found in bastonite and monazite deposits. Third है, India doesn't have minimal concentration of the rare earth minerals. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर 17 केमिकल एलिमेंट्स विच आर स्कैंडियम, यूटेरियम एंड 15 लेंथेनाइड एलिमेंट्स. मतलब ये 17 केमिकल एलिमेंट पे रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं इनको. स्कैंडियम जिसमें है, या यूटेरियम है, या 15 लेंथेनाइड बोलते हैं, जैसे लेंथनम, सेरियम, ये अलग अलग नाम है. 15 आप याद रख सकते हैं और 17 टोटल अर्थ मेटल है. इसमें स्कैंडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटेरियम और लेंथेनाइड. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. दे आर रिलेटिवली अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट बट डिस्कवर्ड mineable concentration are less common than the frost other the mineral ores. This is the reason they called rare earth minerals. रेयर क्यों बोलते हैं कि
कम है ये नहीं, ये दे आर रिलेटिवली अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में बहुत पाए जाते हैं, बट डिस्कवर्ड माइनेबल कंसंट्रेशन आर लेस कॉमन देन फॉर मोस्ट अदर मिनरल। तो कंसंट्रेशन लेवल खान खोदने पे कम मिलता है इनका, इसलिए इनको रेयर अर्थ मटेरियल बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, वर्ल्ड रिसोर्सेज ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स आर कंटेन प्राइमरली इन द बेस्टनाइट एंड मोनाजाइट। Bastnasites deposits in China and USA constitute the largest percentage of the world rare earth economic resources. Monazite deposits in India, Australia, South Africa and Sri Lanka, Brazil, China and USA constitute the second largest segment. Third statement incorrect है, India does have mineable concentration of the rare earth minerals, for example monazite and sands in Kerala. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following comes under the category of the technical textile in India? फर्स्ट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सेकेंड है हजमत सूट्स, सी है आर्टिफिशियल टर्फ, फोर्थ है पश्मीना सोल्स, फिफ्थ सर्जिकल मास्क, सिक्स्थ है कन्वेयर बेल्ट्स। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी है सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स, डी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। इसका सॉल्यूशन सी है। टेक्निकल टेक्सटाइल आर इंजीनियर प्रोडक्ट्स विद ए डेफिनेट फंक्शनैलिटी, दे आर मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फाइबर सच एज नोमैक्स, केवलार, स्पेंडेक्स, ट्वारन दैट एग्जिबिट इन्हांस फंक्शनल प्रॉपर्टीज़। तो टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है, इंजीनियर प्रोडक्ट हैं डेफिनेट फंक्शनैलिटी इनको चेंज करने के लिए, और ये मैन मेड फाइबर्स हैं, नोमैक्स है, केवलार है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहला मैन मेड फाइबर नाइलॉन था, क्योंकि ये ईपीएफओ में क्वेश्चन आया हुआ था। नोमैक्स, केवलार, स्पेंडेक्स, ट्वारन एंड एग्जिबिट एनहांस फंक्शनल प्रॉपर्टीज सच एज हायर टेनासिटी, मतलब लचीले ज़्यादा बन जाते हैं, फाइबर्स हैं जो एक्सीलेंट इंसुलेशन है, मतलब अपने अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह गुजर नहीं देते, इंसुलेशन का काम करते हैं। इम्प्रूव थर्मल रेजिस्टेंस, दीज प्रोडक्ट्स फाइंड एंड यूज एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल नॉन कन्वेंशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सच एज हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एग्रीकल्चर। टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड into 12 broad category: agrotech, build tech, cloth tech, geotech, home tech, indotech, mobile tech, meditech, pro tech, sports tech, oikotech, pack tech, depending upon their application area। तो टेक्निकल टेक्सटाइल को बहुत सारे डिपार्टमेंट में बांटा गया है, 12 में। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल टेक। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हजमत सूट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोटेक। थर्ड है, आर्टिफिशियल टर्फ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल स्पोर्ट टेक। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पश्मीना सोल्स डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल, दे आर ए टाइप ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। मतलब जिसमें फाइबर्स का यूज़ किया गया है वही उसकी टेक्निकल टेक्सटाइल के अंडर में आते हैं, उनको 12 कैटेगरी में बांट दिया गया है। टर्फ है, मैच के लिए अगर नकली टर्फ यूज करते हैं तो उसको स्पोर्ट्स टैग बोल देते हैं। तो ऐसे ही सर्जिकल मार्क्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल मेरीटेक के अंडर। सिक्स्थ है, कन्वेयर बेल्ट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With regards to the annual session of the Indian National Congress, consider the following statement. Mahatma Gandhi never accepted the presidency of annual Congress session as he was not interested in the active politics। तो उन्होंने क्या है, कांग्रेस सेशन में इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे प्रेसिडेंसी में। द फर्स्ट एवर कांग्रेस सेशन दैट वाज हेल्ड इन द रूरल एरिया वाज प्रेसिडेड ओवर बाय द जवाहरलाल नेहरू। थर्ड है, नेली सेन गुप्ता वाज द ओनली वुमेन टू प्रिजाइड द एट द कांग्रेस सेशन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड ओनली, सी है थर्ड ओनली, डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन 1924 महात्मा गांधी प्रेसिडाइड ओवर द बेलगांव सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट इज़ द ओनली सेशन प्रेसिडाइडेड बाय ओवर बाय हिम।
तो महात्मा गांधी जी ने बेलगांव का सेशन प्रिजाइड किया था और ओनली सेशन उन्होंने प्रिजाइड किया था। 1924 में इन्होंने इसकी प्रेजाइडेशन की थी, तो ये एक बार प्रेसिडेंट बने हैं। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फैजपुर सेशन, 50वां सेशन था 1936 में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ए कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन द विलेज। In order to bring Congress near to the peasant masses, this session was held in the rural settings. मान लो किसानों को साथ में लेने के लिए, इसलिए रूरल एरिया में हुआ था ये। 1936 में जवाहरलाल नेहरू जी ने फैजपुर सेशन में किया था, ये 50वां सेशन था। और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रायर टू द नेली सेन गुप्ता हु प्रेजाइड कलकत्ता सेशन ऑफ द 1933, वुमन लाइक एनी बेसेंट एंड सरोजिनी नायडू प्रेजाइड कांग्रेस ऑफ द कलकत्ता 1917 एंड कानपुर 1925 रिस्पेक्टिवली। मतलब एनी बेसेंट ने 1917 में कर लिया था और कानपुर में सरोजिनी नायडू जी ने किया था 1925 में, और 1933 में नेली सेनगुप्ता ने प्रिजाइड किया था। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग होती थी उनको मेन हेड ये बन जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज़ सुक्रिया मिशन टू वेनिस, सुक्रियान मिशन टू वेनिस was recently in the news. In this context, consider the following statements regarding the planet Venus. It is also named the twin sister of the Earth. It is hottest planet of the solar system. It is the second brightest planet of the solar system after the Mars as seen from the Earth. On the Venus, the sun appears in the rise in the east and set in the west. It has no moons. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। तो ये शुक्र ग्रह के बारे में बात की है। ए है फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसका सॉल्यूशन ए है। रिसेंटली द इसरो हैज़ नॉट शॉर्ट लिस्टेड 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट प्रपोजल फॉर इट्स प्रपोज्ड वेनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान टू स्टडी द प्लेनेट। तो इसरो ने क्या किया, रिसेंटली शॉर्ट लिस्ट किया 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स को फॉर वेनिस के शुक्र ग्रह के मिशन के लिए। Venus is also known as the twin sister of the Earth. This is because of the similarities in the size, mass, density, bulk, composition, and gravity. The size of the Venus is the only little smaller than the Earth, and masses is about 80% of the Earth mass. Second statement correct है। Venus is the hottest planet in the solar system, although Venus is not the planet closest to the sun. Its dense atmosphere traps heat and an extreme version of the greenhouse effect that warms Earth. As a result, temperature on Venus reach very high level, approximately 471 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इसलिए इसको हॉटेस्ट प्लेनेट बोलते हैं। और ये सन के क्लोज भी नहीं है। इट्स डेंस ट्रैप्स एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसकी वजह से गर्म है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Venus is the brightest planet of the solar system as seen from the Earth. The brightness of the Venus is part due to its proximity to the Earth, also largely to its thick reflective clouds. Fourth statement incorrect है। On Venus, the sun appears the rise in the west and set in the east. मतलब अपोजिट है, अर्थ के अपोजिट में, क्योंकि ये दूसरी साइड है। It viewed from the above, Venus rotates on its axis in a direction opposite to the Earth. On Earth, the sun appears to rise in the east and set in the west. Venus has no moons, also called zero natural satellites. Next question पे चलते हैं। With reference to the features of the Indo-Islamic style of the architecture, consider the following statements. First है, it introduced the spacious and massiveness in the buildings. इसने इंट्रोड्यूस किया स्पेसियसनेस एंड मैसिवनेस इन द बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी। मतलब सेकंड है, यूजेज ऑफ द वाटर ऑन प्राइमेसिस इन द वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द, मतलब नज़दीक में वाटर होना चाहिए, जैसे कोई मान लो पूल टाइप में बना दिया। थर्ड है, द फोर शॉर्टनिंग द टेक्निक वाज कॉमनली नोन अंडर दिस स्टाइल। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन डी है। द इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस स्पासियस, मैसिवनेस एंड ब्रेड्थ इन द बिल्डिंग्स। इट वाज कॉन्ट्रेरी टू द प्रिवेलेंट टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, which was congested due to excessive use of the sculpture and carvings in the buildings. मतलब
हाथ से कलाकारी की थी, जैसे पत्थर की कलाकारी करते हैं कार्विंग्स, या उसमें कुछ खोद इंस्क्राइब कर देते हैं कार्विंग्स निकालने के लिए। तो यही है इंडो इस्लाम आर्किटेक्चर का इंट्रोड्यूस है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होने लगी। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एन इम्पोर्टेंट feature of this style of architecture was use of water in the premises of the buildings in the form of the courtyard, बगीचा बना दिया, pools, fountains, small drains, water were used primarily for this purpose, फुहारा लगा दिया। तो religious purpose है to cool the premises या decorative purpose के लिए। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। A unique feature under the Indo-Islamic architecture style was the use of the force opening technique in the buildings. The force opening technique makes the inscription appear to closer than they are. तो जो हाथ से लिखी कलाकारी नज़दीक दिखने लगेगी, इसलिए फोर्स ओपनिंग कर देते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the Basel Convention of Transboundary Movements of the Hazardous Waste, which of the following are covered under its ambit? Electrical and electronic wastes, plastic waste, household waste, इंसिनेटर वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो इसका सॉल्यूशन सी है। बेसल कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ द हजार्डियस वेस्ट वाज साइंड इन 1989 टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ द हजार्डियस वेस्ट बिटवीन नेशन, स्पेशली डेवलप टू द लिस्ट डेवलप्ड। मतलब बेसल कन्वेंशन क्या है, ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट, एक देश से दूसरे देश में जाता मूवमेंट। हजार्डियस वेस्ट, जैसे मान लो प्लास्टिक वगैरह या कोई वेस्ट डालते हैं, क्योंकि पहले आपने सुना होगा कि इंडियन ओशन में पूरा एक बड़ा ढेर हो गया, आइलैंड बन गया गार्बेज का। तो हजार्डियस वेस्ट को बिटवीन नेशन या जो डेवलप टू दी लिस्ट डेवलप्ड, जैसे डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री या लेस डेवलप्ड कंट्री में भेज देते हैं। The Basel Convention include electrical and electronic waste, plastic waste, other waste, household waste and incinerator ash. तो चिमनी की राख भी है। फिफ्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द बेसल कन्वेंशन डज नॉट एड्रेस मूवमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को नहीं काउंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन स्टार्ट ऑफ द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। सबसे पहले अखबार कौन सा, बाद में कौन सा। फर्स्ट है मिरात उल अखबर, सेकंड है अमृत बाजार पत्रिका, गदर, हरिजन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी है थर्ड फर्स्ट फोर्थ टू, सी है फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, डी है सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। इसका सॉल्यूशन ए है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द न्यूज़पेपर अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। मिरात उल अकबर, इट वाज द फर्स्ट जर्नल इन पर्शियन इन इंडिया, स्टार्टेड बाय द राजा राम मोहन राय इन 1822। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, पर्शियन में था। और मिरात उल अखबार ये अपार्ट फ्रॉम दिस ही स्टार्टेड संबाद कामुंदी वीकली इन बंगाली इन 1821 में। तो राजा राम मोहन राय जी ने 1822 में और 1821 में दो स्टार्ट किए थे। अमृत बाजार पत्रिका, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1868 बाय द शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। तो आप ऐसा कहें अमृता बाजार पत्रिका है, शिशिर कुमार घोष या मोतीलाल घोष, बंगाल में होगी। इट वाज बंगाली इन द बिगिनिंग, लेटर कन्वर्टेड इनटू द इंग्लिश डेली। गदर है, इट वाज पब्लिश इन द November 1st 1913 बाय द गदर पार्टी एज ए वीकली पेपर मीनिंग रिवोल्ट। द पेपर वाज फर्स्ट पब्लिश इन द उर्दू एंड देन गुरुमुखी। हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गोल्ड newspaper was started by Mahatma Gandhi as English Weekly in 1933 with the motive to fight against untouchability and to uplift the social stigma. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The phenomena of self-plowing is associated with the soil found in India. This is because it swells and becomes sticky when wet and shrinks when dried. So during the dry season, this soil develops wide cracks. This type of soil is generally clayey, deep and impermeable. It is also known as the regur soil. तो इसको रेगुर सोयल भी बोलते हैं। सेल्फ मतलब खुद ही जोतने की ज़रूरत नहीं है, या पानी पीने पे बिल्कुल चिपचिपी हो जाती है और बाद में सूख के बड़ी बड़ी दरार आ जाती हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। किस मिट्टी के बारे में बात की गई है। ए है रेड सोयल, बी है एलुवियल सोयल, सी है ब्लैक सोयल और डी है लेटराइट सोयल। इसका सॉल्यूशन सी है, काली मिट्टी है ये। हम फर्स्ट
सभी मिट्टी के बारे में जान लेते हैं, सोइल्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और ये हम जो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। द फिनोमेना ऑफ सेल्फ प्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रेड सोइल। रेड सोइल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होती है लाल मिट्टी की क्वालिटी। इट इज़ आल्सो नोन एज द रेगुर सोइल। लाल मिट्टी को रेगुर सोइल भी बोलते हैं। रेड सोइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ इग्नियस रॉक्स, जो ज्वालामुखी से आपकी पैदा हुई हैं तो उनके क्रिस्टलाइन से उनको टूटने फूटने से बनती हैं। लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न प्लेटू ऑफ द डेक्कन प्लेटू, मतलब जहाँ पे कम बारिश होती है ईस्टर्न या साउदर्न दक्षिण के पठार में है। द सोइल डेवलप्स ए रेडिश कलर ड्यू टू वाइट डिफ्यूजन इन आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आयरन होता है इसलिए रेडिश कलर रहता है। दक्षिण के पठार के एरिया में पाई जाती है, ईस्ट और वेस्ट में। एलुवाइल सोइल्स आर डिपोजिशनल सोइल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय द रिवर्स इन द फिनोमेना ऑफ सेल्फ फ्लोइंग। ये क्या है? एलुवाइल सोइल्स, जो जलोढ़ मिट्टी है, मिट्टी उसके द्वारा नदियों के द्वारा लेके आती है। तो डिपोजिशनल सोइल्स है दैट ट्रांसपोर्टेड डिपोजिट्स बाय द रिवर्स। द फिनोमेना ऑफ सेल्फ फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द एलुवाइल सोइल। लार्जली दे आर नॉट स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक द ड्राइड। सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। द फिनोमेना ऑफ सेल्फ फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विद द ब्लैक सोइल फाउंड इन इंडिया। दिस इज बिकॉज इट स्वेल्स एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट। चिपचिपी हो जाएगी जब पानी आ जाएगा, इसमें श्रिंक्स हो जाएगी तो जब ड्राई हो जाएगी। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दिस सोइल डेवलप्स वाइड क्रैक्स। दिस टाइप ऑफ सोइल जनरली क्लेई डीप एंड इम्प्रीएबल, मतलब जिसको बेधा ना जा सके। इट इज ऑल्सो नोन एज द रेगुर सोइल और ब्लैक कॉटन सोइल। डी स्टेटमेंट incorrect है। Laterite soil is not known as the regular soil. It develops in the area of high temperature, high rainfall. The laterite soil develops in the alternate dry and wet periods. Next question पे चलते हैं। With reference to the pressure swings absorption technique of oxygen production, consider the following statement. First है, the temperature of the air is lower to the separate the nitrogen oxygen based on their boiling points. तो टेम्परेचर है एयर का लोअर टू दी सेपरेट द नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स। सेकेंड है, द सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन टास्क टेक्स प्लेस एट हाई प्रेशर वाइल रीजनरेशन ऑफ द नाइट्रोजन इज डन बाय द ड्रॉपिंग द प्रेशर टू द एटमॉस्फेरिक लेवल एंड बिलो। स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट मटेरियल आर यूज टू ट्रैप डिफरेंट गैस कंस्टिट्यूएंट्स। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है सेकेंड ओनली, डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन और पीएसए इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट सिंगल गैसेस फ्रॉम ए गैस मिक्सचर। पीएसए इज ए नॉन क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्रोसेस दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द कॉमर्शियल प्रैक्टिस। कॉमर्शियल प्रैक्टिस में यूज होता है। क्रायोजेनिक जैसे होता है टेक्निक जो लो टेम्परेचर में भी काम करती है, तो नॉन क्रायोजेनिक है, हाई टेम्परेचर की जरूरत है। गैस को, एक प्योर गैस की फॉर्म को अलग, जो मिक्सचर से गैस के अलग करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्निक ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन डज नॉट यूज द टेक्निक ऑफ लोअरिंग टेम्परेचर ऑफ द एयर टू सेपरेट द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्निक क्या है? ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन डज नॉट यूज द टेक्निक ऑफ लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर टू सेपरेट द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बेस, मतलब टेम्परेचर लोअर नहीं करते, इसलिए नॉन क्रायोजेनिक बोला गया। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज इन द क्रायोजेनिक सेपरेशन टेक्निक ऑफ द ऑक्सीजन प्रोडक्ट। क्रायोजेनिक में सेपरेशन किया जाता है और टेम्परेचर लो पे ही किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इन दिस टेक्निक द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस एट हाई प्रेशर अराउंड 1.5 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका, while the regeneration of the nitrogen is done by the dropping the pressure to the atmospheric level below. This technique use the swing pressure and hence it drives its name. उसी से उसका नाम आया, प्रेशर स्विंग होता है, अप एंड डाउन होता है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पेसिफिक adsorbent material like zeolites are used to trap different gas constituents. Absorbent refers to a material which allow a solid gas liquid to adhere its surface. And absorbent on the other hand is a material which allows gases and liquids to permeate it uniformly. अगर स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट मटेरियल क्या होता है? जियोलाइट ट्रैप डिफरेंट गैस कंस्टिट्यूएंट्स, गैस के कंस्टिट्यूएंट्स को ट्रैप करने के लिए, कब्जा करने के लिए यूज किए जाते हैं। एब्जॉर्बेंट रेफर टू ए मटेरियल विच अलाउ ए सॉलिड गैस और लिक्विड गैस टू अडहेयर इट्स सरफेस एंड absorbent on other hand is a material which allow gases liquid to permeate it uniformly. तो एडजोर्बेंट होता है जो अपने अंदर समा लेता है, और एब्जॉर्बेंट जो होता है अपने अंदर से जाने देता है, परमिएट कर लेने देता है। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है।
That is all for today. I will come tomorrow with more questions. Please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount. Thanks for watching. Bye.